इनका सीधा असर लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ने वाला है। हाल के फैसलों के तहत ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए धन निकासी से जुड़े नियमों में बुनियादी बदलाव किए हैं। ये नए नियम अब लागू हो चुके हैं और इनका प्रभाव ईपीएफ भविष्य निधि और ईपीएस पेंशन निधि दोनों से होने वाली आंशिक निकासी पर पड़ेगा। पहले क्या व्यवस्था थी उसे समझना जरूरी है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता था या बेरोजगार हो जाता था तो 2 महीने की प्रतीक्षा अवधि पूरी होने के बाद वह ईपीएस में जमा राशि का दावा कर सकता था। बहुत से लोग नौकरी जाने के झटके के बाद तुरंत इस राशि को निकाल लेना ही सबसे आसान विकल्प मानते थे, क्योंकि उस समय उन्हें हाथ में नकदी की आवश्यकता महसूस होती थी। अब संशोधित नियमों के तहत यही अवधि 2 महीने से सीधे 36 महीने यानी पूरे 3 साल कर दी गई है। इकाई यदि आप ईपीएस की पेंशन राशि निकालना चाहते हैं तो आपको 3 साल तक इंतजार करना होगा। कागज पर यह बस एक संख्या का परिवर्तन लगता है, लेकिन इसके पीछे पूरी सोच और नीति छुपी है। सरकार और संगठन का तर्क है कि पेंशन का पैसा आपके बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए होता है। उससे अचानक भावनात्मक या आर्थिक दबाव में निकालकर खत्म कर देना लंबे समय में आपके ही लिए नुकसानदेह साबित होता है। 36 महीने का यह लंबा अंतराल लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या सचमुच इस पैसे को अभी निकालना जरूरी है या इसे रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखा जाए ताकि बुजुर्गावस्था में सम्मानजनक पेंशन मिल सके। लेकिन इस फैसले का दूसरा पक्ष भी है जो उतना ही महत्वपूर्ण है। जो लोग अचानक बेरोजगार हो जाते हैं, जिनके पास अलग से इमरजेंसी फंड नहीं है, उनके लिए पहले 2 महीने बाद ईपीएस की राशि एक सहारा बन जाती थी। अब उन्हें 3 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, जो उनके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नियम बदल रहे हैं तो हमें भी अपनी वित्तीय योजना बदलनी पड़ेगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सिर्फ ईपीएफ या ईपीएस पर निर्भर रहने के बजाय अलग से बचत, इमरजेंसी फंड और बीमा जैसी चीजों पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंशन भुगतान व्यवस्था में आए बड़े बदलाव की। ईपीएफओ ने ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस की शुरुआत की है। साधारण भाषा में कहें तो अब पेंशन भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और केंद्रीकृत किया जा रहा है। पहले कई पेंशनरों को यह चिंता रहती थी कि उनका पीपीओ किस कार्यालय से जारी हुआ, किस बैंक शाखा से जुड़ा है, अगर वे शहर बदल लें तो पेंशन कैसे मिलेगी, खाता ट्रांसफर में कितना समय लगेगा। इन सारी मुश्किलों को कम करने के लिए यह नई व्यवस्था लाई गई है। इस सिस्टम के तहत अब कोई भी पेंशन भोगी देश के किसी भी हिस्से में किसी भी बैंक की शाखा से अपनी मासिक पेंशन ले सकता है, बशर्ते उसके पीपीओ और बैंक खाते की जानकारी सही तरीके से सिस्टम में दर्ज हो। यानी अब आप अपने पुराने शहर के दफ्तर या बैंक शाखा से बंधे नहीं रह जाएंगे। आपने अगर अपना निवास स्थान बदल लिया है, अपने बच्चों या परिवार के साथ किसी दूसरे राज्य में रहने लगे हैं, तो भी आप नजदीकी बैंक शाखा में जाकर आसानी से पेंशन ले पाएंगे। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह बदलाव केवल सुविधा नहीं बल्कि एक तरह की गरिमा भी लौटाता है, क्योंकि अब उन्हें लंबी कतारों और अनावश्यक दौड़ भाग से काफी हद तक राहत मिलेगी। जो दर्शक और सब्सक्राइबर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, से मैं फिर से कहूंगा कि भारत लूप को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह की जानकारी जो सीधे आपकी जेब और पेंशन से जुड़ी है, हम यहीं पर विस्तार से समझाते रहेंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच काफी समय से होती आ रही है, न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग। अभी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन केवल 1000 रुपए प्रति माह है। यह राशि लगभग 11 साल पहले तय की गई थी। उसके बाद न खाने की कीमत वहीं रुकी, न दवाइयों की कीमत, न बिजली पानी और न ही किराए की दरें, लेकिन पेंशन की यह न्यूनतम राशि जमी हुई सी रह गई। आज के समय में 1000 रुपए में किसी भी शहर या कस्बे में सम्मानजनक जीवन जीना संभव नहीं है। यह बात किसी बड़े विशेषज्ञ को बुलाकर समझाने की जरूरत नहीं है। इसी हकीकत को देखते हुए श्रम मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने इस विषय पर विस्तृत समीक्षा की है और न्यूनतम पेंशन में तत्काल वृद्धि की सिफारिश की है। समिति की राय है कि महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत को देखते हुए 1000 रुपए की पेंशन सिर्फ कागज पर एक संख्या भर है, जमीन पर यह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। पेंशन का उद्देश्य सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाना नहीं बल्कि बुजुर्ग नागरिकों को बुनियादी सुरक्षा देना है। यह सिफारिश सामने आ चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार को लेना है। जो लोग इस विषय को सालों से उठाते रहे हैं, उनकी उम्मीदें अब एक बार फिर जिंदा हुई हैं कि आने वाले समय में कोई सकारात्मक घोषणा हो सकती है। यहां मैं साफ कर दूं कि अभी यह केवल अनुशंसा है। अंतिम नोटिफिकेशन आने तक हमें धैर्य रखना होगा, लेकिन हमारा काम है कि जैसे ही कोई आधिकारिक घोषणा या आदेश जारी हो, उसकी सच्ची और पूरी जानकारी बिना तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखी जाए, ताकि आप अफवाहों के शोर में उलझे बिना तथ्य जान सकें। अब बात करते हैं ईपीएस 95 योजना की व्यापक समीक्षा की, जो शुरू हो चुकी है। यह योजना उस दौर में बनी थी जब नौकरियां ज्यादातर स्थायी थीं, जीवन प्रत्याशा आज की तुलना में कम थी और महंगाई की गति भी अलग थी। आज का दौर अलग है। यहाँ प्राइवेट नौकरियां हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम है, फ्रीलांस और गिग इकोनॉमी है, बार बार नौकरी बदलने की मजबूरी है। ऐसे में पुरानी सोच और पुराने फॉर्मूले आज के समय के लिए पर्याप्त नहीं रह जाते। इसी वजह से यह समीक्षा इस दिशा में एक जरूरी कदम है कि योजना को वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जाए। इस समीक्षा के तहत पेंशन गणना का फॉर्मूला, योगदान की दरें, पात्रता के मानदंड, पेंशन शुरू होने की आयु और अधिकतम सीमा जैसे कई बिंदुओं पर विचार हो रहा है। हो सकता है आगे चलकर पेंशन की गणना अधिक पारदर्शी और तर्कसंगत तरीके से हो, ताकि कर्मचारी समझ सके कि वह हर महीने जो योगदान कर रहा है उसकी बदौलत भविष्य में उसे कितना लाभ मिलने वाला है। साथ ही योजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें सख्त भी की जा सकती हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के कर्मचारियों को भी पेंशन का लाभ मिल सके। अब एक और बहुत अहम मुद्दे पर आते हैं, उच्च वेतन पर पेंशन
पेंशन का अधिकार, जिसे लेकर लंबे समय से मामला अदालतों और दफ्तरों के बीच उलझा हुआ था। कई कर्मचारियों ने ईपीएस में अपने वास्तविक यानी हायर वेतन के आधार पर योगदान कराया था। इकाई की और नियोक्ता की ओर से जमा की जा रही रकम उनके असली सैलरी स्लिप के हिसाब से जा रही थी। लेकिन पेंशन की गणना के लिए ईपीएफओ पहले एक तय सीमा से आगे वेतन को मान्यता नहीं देता था। परिणाम यह हुआ कि भले ही कर्मचारी ने अधिक अंशदान किया हो, पेंशन की राशि एक सीमित वेतन कैप पर आधारित रह गई। हाल के न्यायिक फैसलों के बाद ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन कर्मचारियों ने अपने वास्तविक उच्च वेतन पर ईपीएस में योगदान किया है और जिनका यह योगदान संगठन ने स्वीकार भी कर लिया था, वे अब हायर पेंशन के हकदार माने जाएंगे। इसका मतलब यह है कि पेंशन की गणना उनके वास्तविक योगदान के आधार पर की जाएगी, न कि किसी पुरानी वेतन सीमा पर रोके रखी जाएगी। यह बात उन हजारों कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत और कानूनी जीत है जो सालों से इस अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसका व्यावहारिक असर यह होगा कि रिटायरमेंट के बाद ऐसे कर्मचारियों को हर महीने अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। जो साथी इस श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपने पुराने वेतन रिकॉर्ड, पासबुक, ईपीएफ, एप्स की स्टेटमेंट्स और जमा किए गए फॉर्म अच्छी तरह संभाल कर रखना चाहिए, ताकि जब भी किसी प्रकार का सत्यापन या दावा करना पड़े तो दस्तावेज तुरंत उपलब्ध हो। अब हम नजर घुमाते हैं पंजाब की ओर, जहां पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। पंजाब सरकार के वित्त विभाग के निर्देश पर जिला कोषालय अधिकारी की ओर से पेंशन भोगियों की सुविधा के लिए एक विशेष पेंशन सेवा मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है पेंशनरों की ईकेवाईसी प्रक्रिया पूरी करवाना और